Good morning, class. Today we are going to continue our first chapter, which is Economic and Introduction. In previous lecture, we discussed the meaning of economic as per Indian thought as well as from Western thought. Along with that, we discussed the meaning of economic, non-economic activity, micro and macroeconomic. Let's start. प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा इन इकोनॉमिक. अब इकोनॉमिक में हम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो भी हम सर्वे करते हैं या जो भी हमारे पास डेटा होती है जो हम फाइंड करते हैं, वो चीज़ को शो करना या प्रेजेंट करने का 3 तरीका है. इन इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन 3 वेज. फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव मैनर, या तो हम उसको सेंटेंस के फॉर्म में, पैराग्राफ में फॉर्म में लिख के उसको किसी को बताए, अपनी इन्फॉर्मेशन दे. ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया लिखा है, देखो, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल इट्स डिमांड एक्सपांड एंड वाइस वर्सा. अगर कोई भी प्राइस, कोई भी कॉमोडिटी, कोई भी चीज़ की प्राइस अगर कम हो जाती है तो क्या होता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है. फॉर एग्जांपल शुगर, अगर शुगर का प्राइस 30 रुपीज़ था, अब अगर वो 20 रुपीज़ हो गया तो क्या करेगी, हम ज़्यादा परचेज करेंगे. ठीक है. और उसका उल्टा, अगर प्राइस बढ़ गया, प्राइस जो है उसका इंक्रीज हो गया है, वो 30 से 40 हो गया, तो डिमांड क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा. तो ये एक रूल है, अगर प्राइस हमारा इंक्रीज होता है तो डिमांड उससे क्या होता है, हमारा डिक्रीज. अगर प्राइस हमारा कम हो गया कोई चीज़ का, तो हम उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. ठीक है. तो मतलब हम इस एक रिटन फॉर्म में उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये एक तरीका हो गया हमारा इंफॉर्मेशन बताने का. ठीक है. सेकंड हमारा क्या है, बाय द वे ऑफ डेटा टेबल. एक टेबल के जरिए हम इंफॉर्मेशन दूसरे को एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एक टेबल रेडी कर दिया जहाँ पे आपको यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, प्राइस, और यहाँ पे आपको डिमांड दिया हुआ है. ठीक है. अगर सपोज कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस पहले 10 थी तो उसकी डिमांड 20 थी. ठीक है. अगर सपोज कि उसकी प्राइस पहले से 10 से अभी 8 रुपीज हो गई, 8 रुपीज हो गई, तो उसकी डिमांड क्या हो गई, यहाँ पे 30 हो गया. जब उसकी प्राइस 5 रुपीज हो गई तो डिमांड 50 हो गया. मतलब क्या दिख रहा है, जब उसकी प्राइस 10 रुपया थी प्रोडक्ट की तो उसका डिमांड क्या था, 20 था. जब उसकी प्राइस कम हो गई, 10 से कम 8 रुपया हो गई, तो क्या हो गया, डिमांड बढ़ गया. और जब 8 से भी 5 हो गया तो डिमांड क्या हो गया, उसका बढ़ गया. जैसे हमारी प्राइस कम होती है वैसे वैसे हमारा डिमांड का यहाँ पे प्रोडक्ट का बढ़ते जाता है. तो इस वे से एक्सप्लेन करना टेबल के जरिए, इसे हम क्या बोलेंगे, बाय द वे ऑफ डेटा टेबल. नाउ थर्ड, बाय द वे ऑफ ग्राफ और डायग्राम. हम अपने इंफॉर्मेशंस को ग्राफ के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जहाँ पे हम एक ग्राफ रेडी करेंगे, चार्ट रेडी करेंगे, जहाँ पे डिमांड रहेगा एक्स में एंड वाई में उनका प्राइस, फिर जो चेंजेस रहेगा उसके बिहाफ जो स्लोप बनेगा. इस वे से हम क्या करेंगे, अपना इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये 3 अलग अलग मैनर्स है जिसके थ्रू हम अपने इंफॉर्मेशन को शो या दिखा सकते हैं. ठीक है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज importance of statistical information. Okay, so first point is statistical information supports or confirm a principle. To test the validity of the theories in real life at different time and place, information from real life activity at such different time and place is necessary. Such information can be collected and presented in quantitative terms with the help of statistical tool. You can say cause effect, for example demand price. स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है वो एज अ बेस काम करता है, किसके लिए, प्रिंसिपल के लिए, जो कि हमारा होता है रूल को एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है. जैसे कि अगर कोई रूल फॉर्म किया गया है तो उसके पीछे का क्या कैलकुलेशन है, क्या एस्टिमेशन है, वो चीज़ प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है. जैसे एग्जांपल ऑफ कॉज इफेक्ट यहाँ बोला गया है रेनफॉल का. ठीक है. जैसे अगर रेनफॉल ज़्यादा हुआ, अगर कम है, तो उससे प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा. तो वो सिस्टम को शो करने के लिए प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है. क्लियर है आपको. सेकेंड पॉइंट, गिव्स एन आइडिया अबाउट द चेंजिंग ट्रेंड ऑफ इकोनॉमिक पैरामीटर. With the help of economic data, we can obtain an idea of direction and magnitude of change in economic parameter
Such data help individual unit to make appropriate decision to increase their benefit and help the government in making appropriate economic policies. जो भी चेंजेस आते हैं ट्रेंड में, जैसे कि फ़िलहाल का ट्रेंड आईफोन 11 प्रो मैक्स का चल रहा है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा कंपनी का, कितना फ़ायदा हुआ, आगे कितना क्या उसका पिछला कितना रिकॉर्ड था, कितना उसने प्रॉफिट अर्न किया था, आगे क्या अर्न करेगा, सेलिंग कितना है उसका। वैसे ही कोई भी टॉपिक ले लो, एग्जांपल पॉपुलेशन ले लो या एम्प्लॉयमेंट ले लो, लास्ट ईयर पॉपुलेशन था कितना, अब कितना हो गया, अगर वो हम न्यूमेरिकल वे में नंबर के फॉर्म में बताए तो वो चीज़ें क्या हो जाती है, हमें बहुत ही ईजीली समझ में आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो इकोनॉमिक थियोरी है उसको बहुत सिंपल करने के लिए हमें यहाँ पे स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है आपको? तो कहीं ना कहीं हेल्प करती है इंडिविजुअल को भी और गवर्नमेंट को भी कि अपनी पॉलिसी कितनी सेट करे, कितना परसेंट इंक्रीज करे, कितना परसेंट डिक्रीज करे। क्लियर है? नाउ थर्ड, to make comparative study easy in appropriate statistical data or obtain the comparison of parameter over different time period across region and across nation can be made. कंपेरेटिव स्टडी, जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। और फिलहाल कोरोना वायरस बहुत ही स्प्रेड हो रहा है, तो एज वी ऑल नो कि जो नंबर्स ऑफ कोरोना वायरस केसेस है मुंबई में, महाराष्ट्र में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गुजरात। गुजरात में केस कम है, तो हमने यहाँ पे कंपेरेटिव स्टडी की कि एज़ कम्पेयर टू महाराष्ट्र हमारा यहाँ पे जो यहाँ पे वायरस है वो कम है, केसेस जो कम है। ठीक है, अगर वो नंबर फॉर्म में नहीं होता तो वो समझना और समझाना इजी था हमारे लिए? बिल्कुल नहीं। तो हमें कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पे केसेस ज़्यादा है और कम है? हमने कंपैरिजन कर लिया। कैसे? हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है, नंबर्स है कि वहाँ पे इतने केस है और यहाँ पे इतने केसेस है। वैसे हम कुछ भी कंपैरिजन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल नेशन का, कि हमारा इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है और बाहर जो डेवलप नेशन है, फॉर एग्जाम्पल यूके, यूएसए, उनका पर कैपिटा इनकम कितना है। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, वो हमारे लिए इजी हो जाएगा अगर वो चीज़ें न्यूमेरिकल वे में है तो। क्लियर है? नाउ फोर्थ, टू मेक प्रिसाइज प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। प्रिसाइज मतलब कुछ शॉर्ट में। समटाइम्स फैक्ट्स अबाउट इकोनॉमिक पैरामीटर कैन बी रिप्रेजेंटेड मोर क्लियरली विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा एंड ग्राफ. It gives a clear picture of trend which can be easily understood by lay person. अभी क्या बोला यहाँ पे कि जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, सपोज कि मैंने आपको एक टॉपिक दिया, उसका मैंने 10 to 15 पेज में पूरा आपको पैराग्राफ में लिख के दिया और रिफ़र करने बोल दिया कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, तो क्या आपको समझ में ईजिली आ जाएगा? बहुत ही कम चांसेस है आपको समझने का। आप क्या करोगे, अगर मैंने वही चीज़ आपको एक ग्राफ के डायग्राम के फॉर्म में समझा दिया तो वो क्या हो गया, बहुत शॉर्ट हो गया और आपको समझने के लिए बहुत ही वो इजी हो गया। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं हमका वो चीज़ ग्राफ के या हम कोई टेबल के ज़रिए किसी को एक्सप्लेन करते हैं या शो करते हैं स्टैटिस्टिकल टूल के ज़रिए, तो वो चीज़ें समझाने के लिए और समझने के लिए बहुत ही ईजी हो जाती है। क्लियर है? ये हमारा था अब तक इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सम requisite aspect in collecting statistical information and presenting in diagram, graph और chart. अब ग्राफ और चार्ट, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कुछ चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है। वो डायग्राम ग्राफ को स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान देना होगा। वो क्या होगा वो देख लेंगे हम। फर्स्ट इज सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा। हम तो ग्राफ रेडी करने वाले, बट वो ग्राफ का जो इंफॉर्मेशन होगा हमने वो कलेक्ट कहाँ से किए। डेटा जो हमारे होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी डेटा और दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी डेटा। ठीक है, अब प्राइमरी डेटा मतलब क्या होता है, सपोज कि कोई चीज़ की स्टडी करना एकदम बेसिक से, सपोज कि कोई कुछ इन्वेंशन करना। ठीक है, तो सपोज कि मैंने कोई स्टडी किया होगा कि ये पर्टिकुलर वापी प्लेस में इतने एरिया में कितने स्कूल्स हैं, कितने मतलब टीचर्स है, कितने बच्चे हैं, तो मैं खुद जाके अगर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ तो वो हमारा क्या हो गया, प्राइमरी डेटा हो गया। ठीक है, अगर सपोज कि किसी ने ये ऑलरेडी कलेक्ट किया होगा इन्फॉर्मेशन, मैंने खाली उसका यूज़ करके उसकी आगे स्टडी की, तो वो मेरा क्या होगा, सेकेंड डेटा। मतलब जो मैंने खुद से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है तो वो मेरा क्या होगा, प्राइमरी डेटा। और या तो मैंने किसी का ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ डेटा यूज़ करके आगे कुछ स्टडी रिसर्च किया हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंड डेटा।
तो हमें ध्यान देना है कि हम इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन जो है लिया है वो रिलायबल है या नहीं, सही है या नहीं। अगर सपोज कि मैंने सेकेंड डेटा लिया होगा, किसी पर्टिकुलर पर्सन ने कोई और डेटा कलेक्ट किया है, उसका मैंने वो यूज़ कर लिया, बट कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन रहेगा कि उसने जो कलेक्ट किया होगा वो प्रॉपर है या नहीं, उसने जाके कलेक्ट किया है, उसने अप्रॉक्सीमेटली कुछ भी ऊपर से लिख लिया हो, तो उसका कंफर्मेशन तो नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ही देखना होता है हमें ध्यान से कि हम जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो हम प्राइमरी है या सेकेंडरी है। प्राइमरी है तो नो इश्यू, अगर सेकेंडरी है तो हमें चेक करना होगा कि वो डेटा रिलायबल है या नहीं। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते वक्त जब हम डायग्राम या ग्राफ बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट देखो, क्लैरिटी रिगार्डिंग डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब क्लैरिटी होना चाहिए। क्लैरिटी इन द सेंस क्या कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्या है, पहले वो समझ लो आप। ये हमारा ग्राफ यहाँ पे एक्स होता है, यहाँ पे हमारा होगा वाई एक्सिस, तो हमेशा हमारा एक्स में जो होगा वहाँ पे हमारा आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई में एक्सिस में हमारा आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या होता है वो देख लो। एज वी ऑल नो, इंडिपेंडेंट मतलब क्या, जो किसी के ऊपर डिपेंड या किसी के ऊपर निर्भर ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। अब टेक एग्जांपल ऑफ रेनफॉल एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, अभी रेनफॉल और हमारा आ गया एग्रीकल्चर। तो रेन क्या टाइम फिक्स है उसका कि इतने बजे इतना बारिश होने वाली है? नहीं, वो कभी भी होगी, कितनी भी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर तो डिपेंड है इसके ऊपर। अगर बारिश हुई तो प्रोडक्शन अच्छा हुआ, बारिश नहीं हुई प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट क्या हुआ, रेनफॉल। वैसे ही और डिपेंडेंट क्या हुआ हमारा यहाँ पे एग्रीकल्चर। वैसे ही देख लो, सपोज प्राइस का और डिमांड का, डिमांड और प्राइस। डिमांड तो कस्टमर्स, अगर ग्राहक ज़्यादा है, ज़्यादा कम तो हो सकते हैं, वो तो किसी पे डिपेंड नहीं है, पर अगर ज़्यादा कम ग्राहक है तो उस पर हम प्राइस तो चेंज कर सकते हैं, है ना। तो हमारा डिमांड क्या होगा, इंडिपेंडेंट, प्राइस क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। वैसे ही हमारा यहाँ पे क्या दोनों चीज़ को क्लैरिटी यहाँ पे क्लियर करना होगा कि हमारा जो क्वेश्चन क्या है उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे मिसमैच कर लिया होगा तो वो भी हमें कहीं ना कहीं रॉन्ग डेटा या रॉन्ग ग्राफ शो करेगा। तो पहले हमें यहाँ पे क्लैरिटी होना चाहिए कि आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। ठीक है, नाउ थर्ड इज सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट स्केल। जो हम स्केलिंग यहाँ पे करते हैं ग्राफ में वो इक्वल होना चाहिए, अप्रोप्रिएट स्केल होना चाहिए। और जो भी आप स्केलिंग लेते हो मेजरमेंट, उसका यहाँ पे आपको मेंशन भी करना होता है ग्राफ में, ताकि वो हमें इजी समझ में आ जाए कि आपने जो गैपिंग का है 5 सेंटीमीटर लिया है कि 10 का लिया है। अगर आपने जो यहाँ पे लिया है वो सब में आपको यहाँ पे फॉलोअप करना होगा। एज यू ऑल डन टिल योर 10th स्टैंडर्ड ग्राफ तो किया ही है, वहाँ पे क्या हमारा मेजरमेंट इक्वल होता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो हमें ध्यान में रखना है ग्राफ और डायग्राम का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से पहले। क्लियर है आपको? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, प्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इन डायग्राम और ग्राफ। अब हम अपना जो डायग्राम है या फिर जो ग्राफ है वो किस वे से हम प्रेजेंट करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो वे करने का भी हमारे यहाँ पे 3 वेज है। बार डायग्राम। बार डायग्राम मीन्स क्या होगा, जब भी आपको एक सिंगल इंफॉर्मेशन दी होगी, फॉर एग्जांपल आपको टेबल दिया हुआ है, उसमें आपको 1951 में कितना % एम्प्लॉयमेंट था वो दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको सिंगल इंफॉर्मेशन दी तो आप क्या करोगे, ईयर, यहाँ पे ईयर लिखोगे और यहाँ पे कितना प्रोडक्शन था, कितना % था वो लिखोगे। ठीक है, तो आपको जब सिंगल इन्फॉर्मेशन दी होगी तो उसमें आप क्या ड्रॉ करोगे, बार डायग्राम। या तो सपोज कोई पूछ लिया हो आपको कि आपके क्लास में गर्ल्स एंड बॉयज़ कितने हैं, फॉर एग्जांपल आपको डेटा दिया हुआ है 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो इसका आपको प्रेजेंट करना है। तो क्या करोगे, आप रेडी करोगे यहाँ पे स्टैंडर्ड 1st, 2nd, 3rd, 4th। तो फर्स्ट में भी यहाँ पे कितने गर्ल्स बॉयज़ है वो बताना है आपको। सपोज यहाँ पे 10 गर्ल्स हैं एंड 20 बॉयज़ हैं, तो आप क्या करोगे, ये फर्स्ट में क्लास का ही 2 इन्फॉर्मेशन पूछा है ना, तो आप उसमें आप एक जॉइंट बार डायग्राम ड्रॉ करोगे। सपोज किया हमारा गर्ल्स 10 थी तो बॉयज़ 20 है, तो हमारा सेकंड क्लास में हमारे यहाँ पे सपोज 30 बच्चे हैं, 15 गर्ल्स है, 15 बॉयज़ है। तो हम जब भी हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन या तो उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी होती है तो उस वक्त हम क्या प्रिपेयर करते हैं, ग्रुप बार डायग्राम, या तो हम इसे बोलते हैं क्लस्टर बार डायग्राम। क्लियर है? नाउ थर्ड इज पाई डायग्राम। पाई चार्ट रेडी करते हैं।
सुना ही होगा आपने, किया भी है इसका प्रैक्टिस मैथ्स वगैरह में 10th तक। ठीक है, तो अभी ये पाई डायग्राम हम क्या, कोई भी सेक्टर का जो भी डिवीजन, सपोज कि एक पर्टिकुलर सपोज कि ये सेक्टर ले लो हमारे एम्प्लॉयमेंट का, कुछ रेशियो है उसका कि एग्रीकल्चर में इतने परसेंट लोग हैं, तो सर्विस में इतने परसेंट लोग हैं, तो फिर यहाँ पे हमारे कंपनीज वगैरह में, या फिर यू कैन से इंडस्ट्रीज़ में इतने परसेंट है। तो वो आप एक पर्टिकुलर फील्ड का जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हो कि इतना इतना परसेंट है, तो वो आप एक पाई डायग्राम के थ्रू इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। पाई डायग्राम भी हमें पहले कन्वर्ट करना होता है, उनके पूरे जो भी आपको न्यूमेरिकल्स मिले हैं उसको कन्वर्ट करना होता है 360 डिग्री में, उसके बाद इसको आप आगे इस सर्कल में फॉर्म अप कर सकते हो। क्लियर है? तो इस 3 वे से हम अपना यहाँ पे डेटा हम प्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक। अब ह्यूमन बिहेवियर्स क्या है, सोसाइटी का क्या बिहेवियर है, और स्टेट कैसे मैनेज करता है अपना रूटीन, तो ये समझने का भी 2 वे दिया हुआ है। पहला हमारा है अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल इवेंट। सपोज कि कोई प्रॉब्लम है नेशन में हमारे, तो वो सेम प्रॉब्लम कोई डेवलप नेशन में भी था, तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया, उन्होंने क्या स्टेप लिया, वो हम स्टडी करेंगे, वो समझेंगे। क्या तो हम ये देखेंगे कि अगर हमारा रिलेशन इस नेशन से अच्छा नहीं है, टेक एग्जांपल ऑफ चाइना, फिलहाल चाइना ने हम पे हमला किया, तो हमने क्या किया कि जो जो हमारे सपोर्ट में या जो जो नेशन है जो चाइना के अपोज में, हमने उनसे कनेक्शन बढ़ाया, और फिर हमने चाइना पे उल्टा वार किया। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, चाइना स्टेप बैक ले ली। तो हमने क्या किया, इंटरनेशनली इवेंट्स हमने क्या किया, देखा कि सपोर्ट सिस्टम मिला हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे नेशंस का। तो वैसे ही जानना है हमें इंटरनेशनली, अगर वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ तो उन्होंने क्या स्टेप लिया था, उन्होंने क्या प्रिकॉशंस लिया था उससे बचने का। तो ये सब चीज़ें से हमें एक नॉलेज मिलती है, वो समझना है हमें। सेकेंड हमारा है अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरिकल इवेंट्स। अभी देखो, एज यू ऑल नो कि बहुत लोग माइग्रेट होते हैं यहाँ पे फॉर अर्निंग के लिए। ठीक है, बहुत से लोग अपना घर छोड़ के कहीं पॉश एरिया में जाते हैं ताकि उनको कुछ वहाँ पे काम मिल सके। तो रीज़न क्या था कि इतने लोग, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि क्राउड ज़्यादा हो गया मुंबई में, बहुत लोग बाहर से आ गए हैं, ऐसा तो क्यों हुआ है, रीज़न क्या है, हिस्टोरिकल रीज़न क्या है। ऑब्वियसली उनका जब ये जस्ट डेवलपमेंट था पूरे इंडिया का, तो कुछ कुछ प्लेस जो है, कुछ कुछ यहाँ पे जो रीजन्स हैं वो डेवलप नहीं थे, उनके पास वहाँ पे उतना काम नहीं था। तो वो लोग ने कहा, क्या देखा, जहाँ पे उनकी अर्निंग हो सके वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाए, तो इसलिए वो यहाँ पर आ गए। तो कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ की हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में जानना, ताकि हमें जो हमारा जो क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम हो, हम उसको सॉल्व कर सकें। क्लियर है आपको? नाउ सेकंड इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का फर्स्ट क्या है हमारा, डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल क्या डिसीजन ले रहा है अपने इकोनॉमिक को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब हमारी इनकम, चाहे वो लॉयर हो, डॉक्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, टीचर क्यों ना हो, वो इंडिविजुअल अपने गेन, अपने प्रॉफिट को अपने इंक्रीज करने के लिए कोई स्टेप लेता है। हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्टिविटी में ज्वाइंट है। सपोज कोई लेबर क्यों ना हो, अगर वो सपोज डिसाइड करता है कोई कंपनी ज्वाइन करने के लिए, तो वो जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं किसके रिलेटेड है, वो इकोनॉमिक के है, इनकम के रिलेटेड है। ठीक है, तो ये बोला गया है कि जो भी एक इंडिविजुअल डिसीजन लेता है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट किससे, हमारे इकोनॉमिक से है, उसको कितना प्रॉफिट होगा अगर वो ज्वाइन किया, तो उन्होंने एक इकोनॉमिक डिसीजन लिया, यू कैन सी डैट। ओके, नाउ सेकेंड हमारा है अंडरस्टैंडिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज। हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की। हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, इसके लिए हम क्या बहुत चीज़ मिस आउट कर देते हैं। अभी देखो, गवर्नमेंट है जो सेट करती है बहुत रूल रेगुलेशन। अगर सपोज़ मुझे कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो अगर सपोज़ वापी में स्टार्ट करना है और केमिकल इंडस्ट्री है, तो केमिकल इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ने कितना टैक्स रखा है, क्या इसका रेट है, आगे साल में कितना वो इंक्रीज़ कर सकता है, वो सब देख के समझ के ही मैं वहाँ पे कुछ अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हूँ। पॉलिसीज़ को मुझे पहले समझना होगा, क्या क्या पॉलिसी है, मुझे क्या क्या कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होगा, कितना मेरा पे कितना देना होगा मुझे, वो सब पढ़ के समझने के बाद ही मैं उसमें कुछ डिसीजन ले सकती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। एंड थर्ड इज प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग। अगर हम कोई प्रोफेशन जॉब में हो, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, टीचर्स है, या तो कोई सीए हो गए, मतलब जो भी है, वो लोग को भी डिसीजन लेना होता है ऑन द स्पॉट।
इन शॉर्ट क्या कि उनको अपडेट रहना चाहिए कि क्या चेंजेस आया। अभी देखो लॉ, अभी सपोज लॉयर्स यहाँ पे है, उनके लॉ में बहुत ही चेंजेस आते रहते हैं। अगर उसके पास नॉलेज नहीं है उस लॉ के जो न्यू अपडेट्स आए तो वो कहीं ना कहीं बैकआउट हो जाएगा उस चीज़ से। फॉर एग्जांपल टीचिंग, अगर टीचिंग में भी कुछ न्यू न्यू रूल्स आ रहे हैं, अगर रूल्स का हमें नहीं पता कि अगर हमें इस क्लास को टीच करना होगा तो हमें ये डिग्री चाहिए, अगर उसको हम मिस आउट करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मेरा वाइंड अप करना होगा हमें। ठीक है, तो हमें क्या अपडेट रहना, यहाँ क्या बोला है, प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग। हमें अगर यहाँ पे वर्क को कंटिन्यू करना है तो हमें क्या यहाँ पे अपडेट, हमें न्यू इन्फॉर्मेशन को जानना होगा, समझना होगा और उस पर वर्कआउट करना होगा। क्लियर है? तो ये हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक। हियर वी आर एंडिंग विथ आवर फर्स्ट चैप्टर। आफ्टर दिस वीडियो आप एक बार पूरा चैप्टर अच्छे से रिफ़र करना, आपके थोड़े जो क्वेरीज होंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट न्यू है, ध्यान से प्रैक्टिकली सोचना, तो आपको ये चीज़ें बहुत ही ईजीली समझ में आ जाएगी। ओके।